नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम अमृता भाग 3 का तीसरा पाठ अस्माकं देशः हमारा देश पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस पाठ में हम लोग देख रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, कि भारत का मानचित्र बना हुआ है और इसमें बहुत सारे लोगों का चित्र है, जिससे देखने से पता चलता है कि अनेकता में एकता वाला देश भारतवर्ष है। हमारा भारतवर्ष पूर्व से ही, जिस समय दुनिया को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, उस समय ऋग्वेद में भारत की कथा का वर्णन है, पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण में इसका वर्णन है। इस तरह से अनेक प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन है। भारत की यदि चौहद्दी की बात की जाए तो आज वह बदला हुआ है, जो पूर्व में भारत का ही एक अंग था। चौहद्दी में अभी देखा जाए वर्तमान में तो पूरब में बांग्लादेश है, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर। लेकिन पूरब से पश्चिम की लंबाई जो थी वह वर्तमान में थोड़ा सा छोटा हो गया है। विभक्ति के कारण इस तरह से हुआ है। और यहाँ तक कहा गया है कि भारत में देवता लोग भी जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं। इसका मुख्य कारण है भारत के लोग। यहाँ के लोग इतने अच्छे थे और आज हैं भी कि इन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार जो है वह हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, यह चाह रखने वाला भारतवर्ष सदियों से अपने आप में गौरवपूर्ण रहा है। और इस कहानी के माध्यम से देखेंगे कि पहले से लेकर आज तक भारत में क्या क्या परिवर्तन हुआ और अभी जो वर्तमान में हमारा भारत है वह विकसित देशों के साथ मिलकर एक विकासशील की अग्र श्रेणी में खड़ा है। तो आकर देखते हैं कि यह कहानी क्या कह रहा है। तो बच्चों, चलते हैं कहानी की प्रथम श्लोक की ओर, जो श्री विष्णु पुराण से लिया गया है। उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षतद भारतं प्राहुः भारती यत्र संतति। अब यह जो श्लोक है, इसे जब हम देखते हैं, उत्तरम यत् समुद्रस्य, मतलब जिसके समुद्र के जो उत्तर में हो और हिमालय के जो दक्षिण में हो, इस भारत के बारे में बताया गया है। तो चलते हैं इसके अब हिंदी की ओर। उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षतद भारतं प्राहुः भारती यत्र संतति। अर्थात जो समुद्र के उत्तर और हिमालय से दक्षिण का भूभाग है, वह देश भारत कहलाता है। यहाँ की संतान भारतीय कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि हिमालय से कन्याकुमारी तक भारत का क्षेत्र है और यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने यहाँ जन्म लिए हैं, वह सब भारतीय कहलाते हैं। पुनः चलते हैं कहानी की ओर। अस्माकं मतलब हम लोगों का, देशः देश, भारतवर्षम मतलब भारतवर्ष, इति कथ्यते मने कहा जाता है। प्राचीन कालात, पंचमी विभक्ति है, प्राचीन काल से,
अस्य इस देशस्य देश की प्राकृतिक माने प्रकृति समृद्धि साहित्य योगदानम सांस्कृतिक वैभव यहाँ का जो वैभव है च और आश्चर्यकरण हुआ माने आश्चर्य करने वाला आश्चर्यचकित करने वाला हुआ। अत्रैव अत्र जोड़ एव मतलब यहीं यहाँ ही। तो यहाँ क्या क्या चीज हुआ बच्चों? वेदानाम आविर्भाव, बच्चों वेद का जो आविर्भाव हुआ वह भारतवर्ष में हुआ। हमारे वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद। उत्तर भारते मतलब उत्तर भारत में महाकाव्यानाम पुराणानाम शास्त्राणाम च व्यापकता दक्षिण भागमपि स्वप्रकाशे अन्य मतलब उत्तर भारते यहाँ भी है सप्तमी विभक्ति की उत्तर भारत में महाकाव्यों का पुराणों का शास्त्रों का व्यापकता जो दक्षिण में भी प्रकाशित हुआ। तो चलते हैं अब इसके हिंदी की ओर। अस्माकं देशः भारतवर्षम् इति कथ्यते, हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है या कहा जाता है। प्राचीन कालात् अस्य देशस्य प्राकृतिकी समृद्धि साहित्यिक योगदानम सांस्कृतिक वैभवम च आश्चर्यकरम बभूव। प्राचीन काल से ही इस देश की प्राकृतिक संपन्नता साहित्यिक योगदान और सांस्कृतिक संपन्नता आश्चर्य पैदा करने वाला है। अत्रैव वेदानाम आविर्भावः सप्त सिंधु प्रदेशे जातः यत्र भौतिकम आध्यात्मिकम च चिंतनम अद्भुतम आसीत्। यहाँ ही वेदों की उत्पत्ति 7 नदियों कहने का मतलब सप्त सिंधु प्रदेश भारत को कहा जाता है। तो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती ये 7 नदियों का देश था, प्रदेश हुई। यहाँ पहले भारत में 7 नदी जो अभी कुछ पाकिस्तान में है ये भारत में ही था। उत्तर भारते महाकाव्यानाम पुराणानाम शास्त्राणाम व्यापकता दक्षिण देश भागम अपि स्वप्रकाशे अनयत। और बच्चों जहाँ की भौतिकी और आध्यात्मिक चिंतन अद्भुत था तो कहता है कि उत्तर भारत में महाकाव्यों का पुराणों का शास्त्रों का एवं व्यापकता दक्षिण देश के भाग को भी अपना प्रकाश में ले आया। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारत इतना समृद्धशाली इतना ज्ञानवान देश सदियों से रहा है कि यहाँ उत्तर भारत में जो शास्त्रों पुराणों की व्याख्या होती थी वह धीरे धीरे दक्षिण भारत को भी अपने प्रकाश में ले आया। तो फिर चलते हैं। तत्रापि शिल्प अधिकारं प्रभृतय ग्रंथाः प्राचीन कालात् एव तमिल साहित्यस्य गौरवं वर्धितवन्तः। तत्र जोड़ अपि वहाँ भी एक पुस्तक का नाम है शिल्पाधिकारम। वह पुस्तक तमिल साहित्य का है। प्राचीन काल माने प्राचीन काल से ही गौरवम इसका गौरव वर्धितवन्तः माने गौरव में वृद्धि हुई। संपूर्णस्य भारतस्य सांस्कृतिके एकत्वे पुराणानां योगदानम अविस्मरणीयम्। संपूर्णस्य मतलब संपूर्ण भारतस्य भारत के सांस्कृतिक एकत्वे पुराणानां एक पुराणों का गुण अविस्मरणीयम जो भुलाने योग्य नहीं है।
इदानीं भारतस्य जने जने धर्मस्थलानां तीर्थयात्रां यो अभिनिवेशः दृश्यते स नूनं पुराण साहित्य कीर्तन। इस समय भारत के जो लोग थे धर्मस्थलानां उन्हें धर्मस्थलों में तीर्थ यात्रा में दृश्यते उन्हें देखते थे सह नूनम पुराणम साहित्य कीर्तन, वह पुराण साहित्य में इसका देखा जाता है। दक्षिणस्य निवासी बद्री केदारनाथ यात्रां करोति, उत्तरस्य निवासी रामेश्वरम कन्याकुमारी तीर्थम च गंतुम इच्छति। मने दक्षिण का निवासी बद्री और केदारनाथ, उत्तरस्य मने उत्तर के निवासी जो थे वो रामेश्वरम और कन्याकुमारी गंतुम इच्छति, गंतुम जोड़ इच्छति मने जाने की इच्छा रखते हैं। एवं एवं द्वारिका कामाख्या आदिषु स्थलेषु गच्छन्ति तीर्थयात्रिका। और उसी प्रकार द्वारिका कामाख्या आदिषु, द्वारका कामाख्या आदि स्थलों में गच्छन्ति माने तीर्थ रूप में वे जाते हैं। तो देखें कि यह जो हमारा भारत है, यहाँ प्राचीन काल से ही तमिल साहित्य में भी इसका वर्णन आता है। और भारत के जो उत्तर भारत के लोग हैं वो रामेश्वरम की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं, और जो दक्षिण भारत के लोग हैं वे बद्री और केदारनाथ के दर्शन की इच्छा रखते हैं। यहाँ तक कि कामाख्या जाने के लिए भी लोग चाहते हैं कि वहाँ जाकर दर्शन करें। तो अब चलते हैं इसके हिंदी की ओर। तत्रापि शिल्पदिकारं प्रभृतयः ग्रंथाः प्राचीन कालतः एव तमिल साहित्यस्य गौरवं वर्धितवन्तः। वहाँ भी शिल्पदिकारम, तमिल भाषा का एक महाकाव्य का नाम है शिल्पदिकारम, आदि अनेक ग्रंथ प्राचीन काल से ही तमिल साहित्य के गौरव को बढ़ा रहा है। संपूर्णस्य भारतस्य सांस्कृतिके एकत्वे पुराणानां योगदानम अविस्मरणीयम्। संपूर्ण भारत को सांस्कृतिक एकता प्रदान करने में पुराणों का योगदान नहीं भुलाने योग्य है, अर्थात अविस्मरणीय। इदानीं भारतस्य जने जने धर्मस्थलानां तीर्थयात्रा यो अभिनिवेशः दृश्यते स नूनं पुराण साहित्य कीर्तन। संपूर्ण भारत को सांस्कृतिक एकता प्रदान करने में पुराणों का योगदान जो है नहीं भुलाने योग्य है। इस समय भारत के लोगों में धर्म स्थलों या तीर्थ यात्रा के प्रति जो लगाव देखा जाता है, निश्चित रूप से पुराण साहित्यों की देन है। दक्षिण निवासी बद्री केदार यात्रां करोति, उत्तरस्य निवासी रामेश्वरम कन्याकुमारी तीर्थम च गंतुम इच्छति। और दक्षिण के निवासी बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा करते हैं, तो उत्तर के निवासी रामेश्वरम और कन्याकुमारी तीर्थ जाना चाहते हैं। एवं एवं द्वारिका कामाख्यादिषु स्थलेषु गच्छन्ति तीर्थ यात्रिका। उसी प्रकार द्वारिका कामाख्या आदि स्थानों में तीर्थयात्री जाते हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि हमारा भारत कितना समृद्ध है। दक्षिण भारत में भी उस समय एक ग्रंथ रहा है जो कि शिल्पदिकारम नाम से प्रसिद्ध है। वह दर्शाता है कि भारत के लोग किस प्रकार से रहते थे, भारत की संस्कृति आदि का बखान करता है। उससे पता चलता है कि दक्षिण भारत के लोग
इधर उत्तर केदार और बद्रीनाथ की दर्शन करने के लिए आते हैं, और जो उत्तर भारत के लोग हैं वे कन्याकुमारी, रामेश्वरम जाने की इच्छा रखते हैं। यहाँ तक कि कामाख्या से लेकर के गुजरात तक दर्शन के लिए लोग ललायित रहते हैं। तो हमारा भारत मंदिर में भी बहुत प्रसिद्ध मंदिरों का वर्णन है। आगे देखते हैं बच्चों। अस्य देशस्य नद्यः पुण्यतोयाः मन्यन्ते पर्वताः पवित्राः कथ्यन्ते वृक्षाः पूज्यन्ते। अस्य मने इस देशस्य देश के जो नदी है वह पुण्योतया पवित्र माना जाता है या माने जाते हैं। पर्वत भी पवित्र कथ्यन्ते कहे जाते हैं, वृक्षा पेड़ पूज्यन्ते पूजे जाते हैं। प्रकृति प्रति भारतीयानाम आश्चर्यकरम आकर्षणम अस्ति। उन्हें प्रकृति के प्रति भारतीयों का आश्चर्य करने वाला आकर्षणम आसीत। आकर्षणम जोड़ आसीत, आकर्षणम आसीत आकर्षण था। पूजनीयत्वात् प्रकृतेः परदूषणम पापम मन्यते स्म। पूजनीय होने के कारण जो यहाँ प्रदूषण वह पाप मन्यते पाप माना जाता था। अतः एव पर्यावरणस्य कापि समस्या अत्र नासीत। यहाँ पर्यावरण का काफी कोई भी समस्या नहीं था, पहले भी नहीं था। अब देख बच्चों, हमारे देश कितना अच्छा था जिसका हम देख रहे हैं कि यहाँ पर्यावरण शुद्ध वातावरण, प्रचुर मात्रा में वृक्ष रहते थे। यहाँ प्रदूषण को पाप माना जाता था, इस कारण से यहाँ के लोग प्रदूषण नहीं करते थे। आज भी यह देखा जाता है कि 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ हमारे लिए पूजनीय है। इसलिए इस भय से भी लोग पीपल का पेड़ नहीं काटते हैं। तुलसी का वृक्ष जो बहुत सारे रोग को दूर करते हैं, उस वृक्ष पौधा को, तुलसी के पौधा को लोग घर घर में लगाते हैं क्योंकि यह रोगनाशक पौधा है। तो अब चलते हैं इसके हिंदी की ओर। अस्य देशस्य नद्यः पुण्योतयाः मन्यन्ते पर्वताः पवित्राः कथ्यन्ते वृक्षाः पूज्यन्ते। इस देश की नदियों को पवित्र जल वाली मानी जाती है। यहाँ के पर्वतों को पवित्र कहा जाता है। यहाँ के वृक्ष पूजे जाते हैं। प्रकृति के प्रति भारतीयों का आकर्षण आश्चर्य पैदा करने वाला था। प्रकृति प्रति भारतीयानाम आश्चर्यकरम आकर्षणम आसीत। पूजनीयत्वात् प्रकृतेः परदूषणम पापम मन्यते स्म। पूजनीय होने के कारण प्रकृति को प्रदूषित करना पाप माना जाता था। अतः एवं पर्यावरणस्य कापि समस्या अत्र नासीत। इसलिए पर्यावरण की यहाँ कोई समस्या नहीं थी। चलते हैं आगे। अस्मिन् देशे विज्ञानस्यापि महती प्रतिष्ठा आसीत्। इस देशे देश में विज्ञानस्यापि, विज्ञानस्य जोड़ अपि, विज्ञानस्यापि यहाँ संधि विच्छेद है। विज्ञानस्य जोड़ अपि, विज्ञान भी महती मतलब बड़ा, प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान आसीत था। वस्तु शिल्पिनः विशालानि मंदिराणि निर्मान्ति स्म। वस्तुशिल्प बनाने वाला जो विशाल विशाल मंदिर का निर्माण करते थे। भवनानि भव्यानि क्रियन्ते स्म।
बड़े बड़े मंदिर भवन का निर्माण करने वाले। आकाश पिंडानी ज्योतिर्विदभि अधीयन्ते स्म अत्र चिकित्साशास्त्रमपि प्रगतिशीलम। अत्र यहाँ चिकित्सा शास्त्रम जोड़पि माने चिकित्सा शास्त्र भी प्रगतिशीलम माने प्रगतिशील था। गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना भारतेन कृता येन दशमलव गणना पर भारत अन्य देशेष्वपि गता। गणित शास्त्र में सप्तमी विभक्ति है शून्य से, शून्य की षष्ठी काके की, कल्पना भारतेन माने भारत ने, कृता किया, एन जो दशमलव गणना शुरू किया पर भारत और अन्य देश को प्राप्त हुआ या गया। तो बच्चों अब इसका हिंदी देखते हैं कि क्या होता है। अस्मिन् देशे विज्ञानस्यापि महती प्रतिष्ठा आसीत्। इस देश में विज्ञान की भी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। शिल्पिनः वस्तु और शिल्पकार विशालानि मंदिराणि निर्मान्ति स्म। वास्तु और शिल्पकार लोग बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते थे। भवनानि भव्यानि क्रियन्ते स्म, सुंदर सुंदर भवन बनाए जाते थे। आकाश पिंडानि ज्योतिर्विद्भिः अधीयन्ते स्म। आकाशीय ग्रह पिंडों की ज्योतिषियों के द्वारा अध्ययन किए जाते थे। अत्र चिकित्सा शास्त्रम अपि प्रगतिशीलम। यहाँ के चिकित्सा शास्त्र भी प्रगतिशील था। गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना भारतेन कृता येन दशमलव गणना प्रभारत अन्य देशेष्वपि गता। गणित शास्त्र में शून्य की कल्पना भारत के द्वारा ही किया गया, जिससे अन्य देश भी दशमलव तक पहुँचने में इसकी मदद ली। तो बच्चों हम देखें कि हमारे भारत पूर्व में भी बहुत ज्ञान में समृद्ध था। यहाँ चिकित्सा शास्त्र, चरक जैसे वैद्य, अनेकों वैद्य आयुर्वेद से सेवा देते थे। यहाँ तक कि रामायण में देखा जाता है, श्री रामचरितमानस में, कि हनुमान जी ने जड़ी बूटी से ही लक्ष्मण की मूर्छा को दूर किए। भारत ऐसा देश है जहाँ शून्य का आविष्कार हुआ और इससे गणितीय गणना की पद्धति को सरल किया गया। तो इस तरह से हमारा भारत हर क्षेत्र में आगे रहा था और आगे रहेगा। फिर देखते हैं आगे। भारतस्य प्राचीन गौरवं मध्यकाले किंचित तिरोहितं पराधीनताया, किंतु सम्प्रति शिक्षिताः सन्तः जनाः आधुनिके विज्ञानेऽपि प्रतिभां दर्शयन्ति। सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई प्रभृतयः वैज्ञानिकः आधुनिक भारतस्य गौरववर्धका। भारतस्य मतलब भारत के प्राचीन पुराने गौरव मध्यकाल में किंचित तिरोहितम मने कुछ गिरावट आया, पराधीनतया उस समय में भारत गुलाम था, किंतु संप्रति आज जो शिक्षित लोग हैं आधुनिके विज्ञाने प्रतिभा दर्शयन्ति मने आधुनिक समय में भी विज्ञाने जोड़ अपि विज्ञान में भी प्रतिभा दर्शयन्ति मने प्रतिभा
दिखा रहे हैं। उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक सी.वी. रमन, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई इत्यादि वैज्ञानिकः आधुनिक भारतस्य मतलब आधुनिक भारत के गौरव वर्धकामने गौरवान्वित किए, गौरव को बढ़ाए। एवं महात्मा गांधी सदृशः कर्मवीरः, रविंद्रनाथ ठाकुर सदृशः साहित्यकारः, अरविंद सदृशः दार्शनिकः, राधा कृष्ण सदृशः शिक्षकः, राजेंद्र प्रसाद सदृशः स्थितप्रज्ञः इत्यादयः वर्तमान भारतस्य गौरवरूपा नेतारः सन्ति। महात्मा गांधी के जैसा कर्मवीर, रविंद्रनाथ ठाकुर के जैसा साहित्यकार और अरविंद के जैसा दार्शनिक, राधा कृष्ण के जैसा शिक्षक और राजेंद्र प्रसाद के जैसा स्थिर प्रज्ञ इत्यादि वर्तमान भारत के गौरव रूप में नेता हुए। तो अब इसका हिंदी देखते हैं बच्चों कि भारतस्य प्राचीन गौरवम मध्यकाले किंचित तिरोहितम पराधीनतया किंतु संप्रति शिक्षिताः सन्तः जनाः। भारत का प्राचीन गौरव मध्यकाल में भी पराधीन माने गुलाम होने के कारण कुछ लुप्त जैसा हो गया। आधुनिके विज्ञानेपि प्रतिभां दर्शयन्ति, किंतु वर्तमान में कुछ शिक्षित लोग जो आधुनिक विज्ञान में भी अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। वो कौन कौन हैं? सी.वी. रमन, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई प्रभृतयः वैज्ञानिकाः आधुनिक भारतस्य गौरववर्धकाः। सी.वी. रमन, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई इत्यादि वैज्ञानिक लोग आधुनिक भारत के गौरव को बढ़ाने वाले हैं। एवं महात्मा गांधी सदृशः कर्मवीर, रविंद्रनाथ ठाकुर सदृशः साहित्यकार, अरविंद सदृशः दार्शनिक, राधा कृष्ण सदृशः शिक्षक, राजेंद्र प्रसाद सदृशः स्थिर प्रज्ञ इत्यादि वर्तमान भारतस्य गौरव रूपा नेतारः सन्ति। उसी प्रकार महात्मा गांधी जैसे कर्मवीर, रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे साहित्यकार, अरविंद जैसे दार्शनिक, राधा कृष्ण जैसे शिक्षक, राजेंद्र प्रसाद जैसे अस्थिर बुद्धि वाले इत्यादि लोग वर्तमान भारत के प्रतिष्ठित नेता हुए। तो बच्चों हमने देखा कि भारत के समृद्धशाली होने का कारण यहाँ का गणित, विज्ञान, ज्योतिषी विद्या, जिस समय नासा की कल्पना न की गई थी उस समय भारत का ज्योतिष विज्ञान बताता था, आज भी बता रहा है कि किस दिन अमावस्या होगा या पूर्णिमा होगा, कब ग्रहण लगेगा, यह ज्योतिष विद्या के आधार पर बताया जाता था। तो पूरे संसार को शून्य देने वाला भारत हुआ। यहाँ के जो हमारे नेता महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद इत्यादि जो लोग हुए, यहाँ के वैज्ञानिक सी.वी. रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इत्यादि ने बहुत गौरवान्वित किया, भारत के लिए बहुत गौरव प्रदान की। आज देखते हैं कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी किसी से पीछे नहीं है। भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा होने की राह देख रहा है, जो संभवतः कुछ दिन में प्राप्त कर लेगा। तो बच्चों हम लोगों ने जाना कि प्राचीन भारत में हमारा देश किस तरह के था और आज जो परिवर्तन हुआ
मध्यकाल में जो थोड़ा सा ह्रास हुआ, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की और देखे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जैसे महान महान वेद, पुराण सभी की आविर्भाव भारत में ही हुआ। तो आशा करते हैं कि इस पाठ को हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वर्ग कक्ष में। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।